हेलो एवरीवन, मैं आपके मेंटर विजेता सिंह इकोनॉमिक्स की बजट चैप्टर में मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाए। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और इमीडिएटली हमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 मार्क्स के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को। और बजट क्या है, क्यों बनता है बजट और इसकी जरूरत क्या है। आम आदमी की प्रतिक्रिया बजट पे बहुत डिफरेंट होती है। क्यों? एक आम आदमी भी बजट में इंटरेक्ट करता है, किसी सरकार के लिए बहुत मैटर करती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बजट चैप्टर में। तो आइए फटाफट जुड़ जाइए। मेरे साथ और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करना है। देखिए मीनिंग, अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग मीनिंग को देख रहे हैं। Government budget is the annual statement of estimate to receipt and expenditure during a fiscal year। यानी क्या बोल रहा है कि सरकार का जो बजट होता है वो एक प्लानिंग है कि वो एक साल के अंदर, एक इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर पूरे एनुअल बजट में कितना लगभग पैसा या तो खर्च करेगी या उसको रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग का मतलब किन चीजों से है? जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, उस टैक्स के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि लगभग कितना खर्च करेगी, यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा, और सरकार एक्सपेंडिचर के साथ रिसिप्ट कितना की करेगी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। किसी भी गवर्नमेंट की साख अगर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू तो उसकी फाइनेंशियल बजट पे। और एक चीज आपकी बुक में नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे कि जो बजट दिया जाता है गवर्नमेंट का, हम लोग यूनियन बजट यहाँ पढ़ने वाले हैं आपके लिए आपकी कोर्स में। हालांकि हर जगह बजट डिफरेंट है, स्टेट का भी बजट होता है, ओके, डिस्ट्रिक्ट के बजट होते हैं, कंट्री के बजट है अपने। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वी आर द फेडरलिज्म पावर। फेडरलिज्म का मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। और हमेशा याद रखेंगे कि जो मनी बिल है या जो बजट है वो केवल और केवल कहाँ आएगा? लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से इसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट से परमिशन लेना। बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई भी बजट को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले घर के दादाजी यानी मुखिया यानी हमारी कंट्री के राष्ट्रपति, उनकी अनुमति के बाद हम लोग कहां? सदन में, संसद के अंदर लोकसभा सबसे पहले इस बिल को प्रेजेंट करती है। अभी कुछ दिनों से हाल फिलहाल जब से हम ये गवर्नमेंट देख रहे हैं, इसको हम लोग लगभग 1 फरवरी को पास ऑन कर देती है गवर्नमेंट। 1 फरवरी को बहुत प्यारा सा दिन उन्होंने डिनोट किया हुआ है। कैजुअली इससे कुछ साल पहले ये फरवरी मंथ के लास्ट सेशन में, जो भी सेशन का लास्ट डे होता था वो वर्किंग डे, उस पे गवर्नमेंट बजट आता था। लेकिन अभी कुछ सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आपको पता है कि उन्होंने अपनी एक चीज डिक्लेयर की है कि हमारी मर्जी है जी, हम 1 फरवरी को लाएंगे। और 1 फरवरी को आप देखेंगे कि एक रिक्शे वाला अलग प्रतिक्रिया देता है, एक मिडिल क्लास अलग प्रतिक्रिया देता है, एक हाई क्लास अलग प्रतिक्रिया देता है। इसी को हम लोग यहाँ पे बजट में कंफर्म करेंगे यूनियन बजट में। We will to restrict our studies to budget of a central government known as the union budget। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी, जो एस्टिमेट लेकर आएगी, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यूनियन बजट या फिर सेंट्रल बजट कह रहे हैं। तो यहाँ देश आपका, सरकार हमारी, देश हमारा। हमें पढ़ना कौन सा है? आपको +2 के लिए पढ़ना है यूनियन बजट। एवरीवन क्लियर? आई होप। यहाँ पे इसके बाद देखिए, बजट मैंने एक वर्ड बोला था अभी कुछ देर पहले, एक सेंटेंस बोला कि किसी कंट्री के रेपुटेशन से जुड़ा होता है। तो कंट्री की रेपुटेशन कैसे?
कैसे बोलेंगे आप लोग की कंट्री का रेपुटेशन? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को दिखाता है कि हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी ग्रो ऑन कर रही है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, हमारा नेशन कितना डेवलप कर रहा है। इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट ने कितनी नौकरियां दी है, गवर्नमेंट कितने मेडिकल कॉलेज बनाने वाला है, कितने स्कूल बनाएगा, कितना न्यूक्लियस पे खर्च करेगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर वर्ल्ड की हर कंट्री का अपना बजट होता है। अब इसको आप बच्चा लोग कैसे समझोगे? तो अपनी फैमिली के अंदर कई बार देखा होगा कि मम्मी ने जैसे ही पापा पैसे लाके दिए तो वहां पे मम्मी क्या करती है, राशन का इतना पैसा अलग निकाल के रख देना है, 3000 का राशन महीने में आएगा। बच्चों की ट्यूशन फीस जानी है तो 3000 रुपए ट्यूशन की फीस हो गया, रूम के रेंट हो गए 10,000 रुपीज। इस तरीके से जो टोटल इनकम होती है उसको डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिया जाता है। ये एक फैमिली बजट आप सारे बच्चों ने बहुत इजी लेवल में देखा होता है, बचपन से देखते होते हैं। इसको अब हम थोड़े रिफॉर्म्स में पढ़ रहे हैं। रिफॉर्म्स का मतलब बदलाव। जो कंट्री की एक प्लानिंग है, एक स्टैटिकल डेटा है, उसको प्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट वहां पे यूनियन बजट। इट इज अ वेरी कंपल्सरी कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कैजुअली यूनियन बजट से लगातार क्वेश्चंस आए हैं कि हमारी सरकार किस तरीके के बजट बनाती है। बजट का जो रोल होता है वो महंगाई पे बहुत असर करता है। और इंडिया के अंदर मैक्सिमम फैमिली कौन? मिडिल क्लास फैमिली है ना, या तो लोअर क्लास है या तो मिडिल क्लास है, बहुत कम हाई क्लास के लोग हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बजट अगर किसी की पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए तो वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए, क्योंकि टैक्स आपको देने वाला कौन है? हाई क्लास के लोग मैक्सिमम आपको टैक्स देते हैं किसी गवर्नमेंट के। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपके किस आर्टिकल में ये लिखा गया है, ये थोड़ी सी थ्योरी आप लोग को ध्यान से देख लेनी है। बाकी बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन नहीं है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग आगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। कनेक्ट रहिए और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे आप लोग चैनल को। काफी मेहनत करती हूँ और यकीन मानिए कि ये वीडियो लेक्चर आपको मेरे स्टूडेंट वो 12 के बच्चे उन्होंने टाइम निकाल के मुझसे रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो उनके भी बोर्ड एग्जाम है और लाइवली वो मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं क्लास में। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज फटाफट लाइक शेयर। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? रीलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी सरकार के पास जितने रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, उसको वो पहले एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें किस जगह पे कितना बजट सैंक्शन करना है, किस डिपार्टमेंट को। देखिए इसको पढ़कर, थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू अलोकेट रिसोर्सेज in according with to the economy, social and political policies। किसी भी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने बजट को मेक ओवर करती है कि उसे किस सेगमेंट में कितना बजट अलॉट करना है। कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। इस पॉइंट में गवर्नमेंट एम एक अपना खुद का एम रखती है टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग द टैक्स ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग टू मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कंट्री के अंदर दो तरीके के लोग हमारे ज्यादा हैं, या तो हमारी कंट्री में मिडिल वर्ग है या पुअर वर्ग है। जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या दे रहे हैं सरकार को? टैक्स दे रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? अमीरों की पॉकेट से लिया जाता है, तो बजट उनके लिए भी मैटर करेगा। और जो पुअर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं क्या अलॉट करती है? सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। सब्सिडी क्यों देती है? आप में से बहुत से बच्चे जब नेशनल इनकम कर रहे थे तब भी सब्सिडी में कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों कंफ्यूज हो रहे? सब्सिडी का मतलब
वो पैसा जो सरकार किसी भी गरीब की पॉकेट पे अतिरिक्त भार ना पड़े उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं खुद छूट देती है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। बहुत इजी वे में समझेंगे इसको कि जो घर के अंदर हम लोग के सिलेंडर आते हैं, गैस सिलेंडर इंडिया में, उस पे सब्सिडी मिलती है। पहले इनडायरेक्टली सब्सिडीज मिलती थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब्सिडी जो आपको गैस सिलेंडर पे प्रोवाइड कर रही है उसको इमीडिएटली उसने आधार कार्ड से जोड़ दिया कि अपने आधार कार्ड को लाइए, हम बिचौलिया साफ कर देंगे, बीच वाले आपका पैसा खा लेते थे तो हम अब आपके सीधे अकाउंट में दे देंगे। तो वो पैसा आपको जो सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे चली जाती है। हालांकि सिलेंडर कई गुना महंगे हो चुके हैं, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है। रीलोकेटेड में आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इस आइडियोलॉजी को लेकर आता है कि हमें एजुकेशन को कितना बजट देना है, हमें एनवायरमेंट इश्यूज पे कितना बजट देना है, हमें हेल्थ पे कितना बजट सेंक्शन करना है। इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट पहले ही पॉलिसी बनाती है, इकोनॉमी पॉलिसी, कि हम किस सेगमेंट में कितने का बजट देने वाले हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ कनेक्ट रहोगे इस वीडियो लेक्चर में। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके और भी पॉइंट्स है। देखिए गवर्नमेंट ने जब आपसे टैक्स ले लिया और पूरे लोगों को, अमीरों से टैक्स ले लिया और गरीबों को सब्सिडी दे दी, तो अगले टॉपिक को देखिएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से किस पलड़े में भारी पड़ रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन एब्सेंस ऑफ द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी आपके यहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम लोग लार्ज स्केल में रखते हैं, और उनके लिए क्या प्राइजेस हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज है, इकोनॉमी में उनका योगदान कितना है, इन चीजों पे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, सच टू फैसिलिटेट टू अनसर्टेन इन द इकोनॉमी। कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आपको पता है इंडिया ने इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलपमेंट करने में डिले किया था। अगर आप इंडियन इकोनॉमी में मेरे साथ पढ़ोगे इस चीज को तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्राइमरी सेक्टर, चूंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैकबोन इंडिया को लगता था, प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर में है, वो गलती हमने वहां की। केवल प्राइमरी पे काम किया, टर्सरी पे काम किया, सेकेंडरी को छोड़ दिया। बट लिटरली आप लोग ये ध्यान दो कि अगर आज की डेट में हम कंपेयर करते हैं चाइना से अपने आप को, कि चाइना ज्यादा प्रोग्रेसिव है वर्ल्ड में, तो भैया उसने अपनी सेकेंडरी पॉलिसीज को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा, और इंडिया से ये एक मिस्टेक हुई थी कि उसने प्राइमरी सेक्टर पे तो ध्यान दिया था लेकिन सेकेंडरी को उस समय ध्यान नहीं दिया था। मगर बजट में ये गलती नहीं करती सरकार। जब बात बजट की आती है और अगर किसी भी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर बूम करता है तो वहां ग्रोथ रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अभी हम लोग ग्रोथ की बात पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबिलिटी की बात पढ़ रहे हैं कि लार्ज स्केल अगर इंडस्ट्रीज हैं और प्राइसेस अच्छे बने हुए, कीमतें कम होंगी अगर, और डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी, तो किसी भी कंट्री में क्या होगा कि बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगी। तो वहां पे इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की किस सेक्टर में आपको कितना वर्क करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस क्यों? चूंकि इंडिया मिक्स इकोनॉमी पे बिलोंग करता है और यहाँ मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट के पास है। क्यों गवर्नमेंट के पास है? इस एक टॉपिक पे भी थोड़ा सा बजट से हटके भी सोचना है आप लोग को कि बजट में इसको रखा गया है। इट्स मीन दैट कि गवर्नमेंट पहले ही ये डिसाइड कर लेती है कि अगर हमारे पास पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री बनाई गई है, अगर वो कंट्री के डेवलपमेंट में सही से काम कर रही है तो ठीक है कि उसको चलने दीजिए, और नहीं तो हम उस इंडस्ट्री को हटाएंगे। पता चला हमने पैकेज दे दिया, क्योंकि इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के लिए बहुत मैटर करती है। पहले ही हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री कम है और अब जो हमने पब्लिक इंडस्ट्री बनाई है अगर वो भी
ट्रांसपेरेंटली वर्क नहीं करेगा तो फिर कंट्री के जीडीपी को ग्रो कैसे करेंगे और सरकार कैसे बोलेगी कि हमने काम बेहतर किए हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को बहुत अच्छे से कोलैबोरेट किया गया बुक के अंदर। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्पेशली natural monopolies which are to establish and managed for a social welfare of the public। जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए इंडस्ट्री बना रही है उस सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को एक वेलफेयर करने के लिए, कि खाली वेलफेयर नहीं चलेगा, वेलफेयर के साथ साथ वेलफेयर करने के लिए इकोनॉमी में पैसे का आना भी तो जरूरी है। केवल वेलफेयर से कंट्री डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जीडीपी नहीं सुधरेगी। तो इसलिए यहाँ पे इस पे भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि जिसको हमने ये सेक्टर अलॉट किया है वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस एक चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन टॉपिक, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल ना आप लोग ये देखो कि जब मिक्स इकोनॉमी इंडिया ने लिया था तो उसके पीछे क्या रीजन था या बजट में इसको रखा क्यों था। तो हमारे पास कैपिटल नहीं थी, उस समय पैसा नहीं था। जब कंट्री के पास पैसा नहीं था तो सरकार जानती थी कि मुनाफा बहुत लेट टाइम पे बहुत कम पैसे निकलेंगे और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है। चूंकि इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन हम लोग अभी इंडियन इकोनॉमी में डील करेंगे इसको ब्रीफ में, तो यहाँ पे ये चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगहों पे भी मैनेज किया जाता है सोशल वेलफेयर और पब्लिक के लिए। अब देखिए बात आ ही गई ना अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री के बजट के लिए उसकी छवि यानी कॉलर ऊपर करने की जब भी बात होती है, गवर्नमेंट अपनी कॉलर ऊपर करती है, वहां पे कैसे करेगी कि आपकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रेवेन्यू रिसीव किए हैं, कंट्री के लिए डेवलपमेंट किए और उतने ही ज्यादा एक्सपेंडिचर भी किए हैं। तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंपल्स इनटू सस्टेनेबल इंक्रीजिंग द रियल जीडीपी एंड इकोनॉमी and increase to volume of goods and services produced in an economy। किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज कितना ज्यादा बड़े पैमाने पे उसका जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी का मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी वैल्यू, इकोनॉमी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। अगर किसी कंट्री की साख की बात आती है, आज हम लोग सबसे पहले बात किसकी करते हैं, यूएसए से कंपेयर करना चाहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। क्यों, जरा सोचिए तो क्यों, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी पॉलिसीज में जो बजट बनाए उनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं। उनको कहां कितना बजट सैंक्शन अलॉट कर रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम भी करते हैं कि जब हम गुड एंड सर्विसेज, किसी भी कंट्री में गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है और उसकी सर्विसेज बहुत ज्यादा बेहतर होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। अब गवर्नमेंट आगे इसमें कुछ और प्लान्स है कि वो कैसे, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कैसे इसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलॉट किए हैं। और आई थॉट कि ये जो मैं आपको +2 के लिए ले रही हूँ, जितने भी लोग सिविल्स वगैरह की तैयारी करते हैं ना, वहां पे भी जीडीपी और गुड एंड सर्विसेज ग्रोथ से आपकी इकोनॉमी में चेंजेस पूछता है, आपके बजट का इंपैक्ट पूछता है। अब मैंने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा कि बजट में आम आदमी की प्रतिक्रिया क्यों आती है, खलबली क्यों मचती है। आप लोगों ने इंडियन टेलीविजन में कौन बनेगा करोड़पति शो सबने देखा, सन्नाटा सा छा जाता था जब कौन बनेगा करोड़पति पहला सीजन आया था। पहले दूसरे सीजन में तो लोग सारा काम धाम छोड़ के धड़ाधड़ पहुंच जाते थे कि देव और सज्जनों अब आइए देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और उस सीजन के टाइम ऐसा ही कुछ सन्नाटा होता है जिस दिन बजट आता है, तो पूरी की पूरी सड़क सन्नाटे में हो जाती है और हर आम आदमी जानता है कि सरकार सबसे पहले टैक्स अनाउंस करेगी। अमीर वर्ग को ये रहता है कि अब सरकार कोई छूट देगी या नहीं देगी, टैक्स कितना बढ़ाएगी, कितने के स्लैब पे। आपने देखा है कि महिलाओं को इतने
30% की छूट दी जा रही है बजट में। 3 लाख के नीचे जिन महिलाओं का रेट है, इनकम रेशियो है, वो कम से कम टैक्स से बाहर, डायरेक्ट टैक्स से बाहर कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी पॉलिसी कि किन चीजों पे सरकार आपको बजट अलॉट कर रही है और किन चीजों पे वो आपको टैक्स में छूट देगी। इनिशियल गुड कहाँ पे आपको छूट दिया जा रहा है, राशन में कौन सा छूट रहेगा, रोजमर्रा की चीजों पे भी टैक्स लगा है। अभी एक बड़ा मुद्दा उठा था, गवर्नमेंट ने जीएसटी ठोक दिया था राशन पे और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने गुस्सा दिखाया कि ओ ये क्या, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं और गवर्नमेंट यहाँ भी टैक्स लगा रही है तो कंट्री कैसे डेवलपमेंट करेगी। लेकिन इन चीजों पे कहीं ना कहीं सरकार पहले ही सोच के बैठी होती है कि अभी हमको पैसा कहां से लाना है। एक दूसरे शब्द में बोलूं तो सरकार कितना पैसा किसी इकोनॉमी में कमाएगी, किससे आपको मिलता है, तो ये पता चलता है उनकी बजट से। बजट एक तरीके से उनकी प्लानिंग है पैसा कमाने की और दूसरा एक्सपेंड करने की, वो कहां कहां कितना पैसा खर्च करेंगे। तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम लोगों ने की कि गुड एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस किए जाएंगे, जीडीपी में कितना बूम आएगा, इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ से। और नेक्स्ट वन कि यहाँ पे आपको स्पेशल इकोनॉमी जोन की बात की जा रही है। स्पेशल इकोनॉमी जोन का मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर बनाए हुए हैं। आपने देखा है कि आज की डेट में हम लोग कई कंट्रियों से ग्लोबलाइजेशन के आफ्टर द ग्लोबल इकोनॉमी हम लोगों ने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट को चूज किया जहां पे जिस सेक्टर में स्पेशली इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है और इसी को आपके 6 पॉइंट में बुक के अंदर डील किया गया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए आखिरी जो पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है बुक के अंदर, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में गवर्नमेंट क्या दे रही है इंडिया में, जरा बताओ तो आप लोग, सीधा क्वेश्चन है मेरा, सोच के बताइए। और जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है पहले ले लीजिए फटाफट और जुड़े रहेंगे मेरे साथ कि आपको गवर्नमेंट क्यों ऐसी टास्क दे रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लगे। बार बार हम जितने भी यूथ पढ़ते हैं, डिग्रीज पर डिग्रीज आप लोग उठाए जा रहे हो, उसके बाद हर घर की एक तमन्ना होती है, हर बच्चे की एक सोच होती है, बड़ा होके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई नौकरी करूंगा, सरकारी आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा या एसएससी क्रैक करूंगा या फिर बैंकिंग। लेकिन सरकार क्या बोल रही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है हमारे पास, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया। और उस समय गवर्नमेंट आपके लिए क्या कह रही है कि अब आप अपनी पोटेंशियल को राइज करिए, हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है इंडिया को और हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी योजना निकाली थी, मनरेगा, बड़ा हिट है। एक साथ इसको पहले नरेगा के नाम से जानते थे। 2005 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था इंडिया में। जो रूरल डेवलपमेंट था उस सिनारियो में लाया गया कि हमारे पास जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग थे उनके पास कम से कम जितने एडल्ट पीपल हैं किसी एक फैमिली के, उसको मिनिमम 100 डेज तो रोजगार मिलना ही चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए। और उसी को बाद में इसी को बदलकर मनरेगा नाम रख दिया गया कि जितने भी एडल्ट पीपल रूरल एरियाज में हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, सरकार उनको एम्प्लॉयमेंट देगी और एम्प्लॉयमेंट के बदले में न्यूनतम वेतन देगी, यानी न्यूनतम आपको पेमेंट मिलेगा, आपको वेजेस मिलेगा। तो यहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयमेंट पाएंगे। ये कौन से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी रेट नहीं है, उस समय डेवलपमेंट बहुत स्लो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा डेवलपमेंट स्लो क्यों हुआ कि हमने प्राइमरी सेक्टर पे फोकस ऑन किया। और प्राइमरी सेक्टर में आप जब इंडियन बुक पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी ठहरी हुई अर्थव्यवस्था या बहुत धीमे चलने वाली अर्थव्यवस्था है। तो वहां पे
इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY, ये दूसरी बड़ी योजना सरकार की तरफ से है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं। मेक इन इंडिया मिशन यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिया है, बट मेक श्योर आपसे मनरेगा या फिर मेक इन इंडिया से क्वेश्चन आना चाहिए और आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है कि मेक इन इंडिया का मकसद क्या है। अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योर बनाना, अधिक से अधिक लोगों को एंटरप्रेन्योर के लिए एक्टिव करना। तो इन तमाम ऑब्जेक्ट को साथ में देखते हुए अब इसमें एक क्वेश्चन है बूम इकोनॉमी का। आपसे कई बार पूछा हुआ है बजट में कि बूम इकोनॉमी क्या है, तो उसको एक ग्राफ से हम लोग डील करेंगे और यहाँ पे आपको जितना भी मैंने बताया है अभी तक कि आपको एक क्विक रिवीजन। बजट क्या है? तो बजट एक ऐसा पॉलिसी है गवर्नमेंट के जरिए जो गवर्नमेंट क्या बना रहा है, एक एस्टिमेट बना रहा है कि वो कितना रुपया एक साल के अंदर, एक फिजिकल ईयर के अंदर कितना पैसा खर्च करेगा या फिर कितना अर्न करेगा। दोनों चीजों की पॉलिसी की कितना रिसीव और कितना एक्सपेंडिचर। दूसरा, इनको पास कैसे किया जाना है, तो आपके राष्ट्रपति की अनुमति से इसको लोकसभा में रखा जाएगा। आर्टिकल मैंने बोला नहीं है, आर्टिकल 112 जो है वो आर्टिकल कहीं ना कहीं आप लोग को कंफर्म करता है कि इंडिया का जो बजट है, जो सेंट्रल बजट है, उसको हम लोग आर्टिकल 112 के अंदर प्रेजेंट करता है और इसको बहुत आराम से आपको देखते हैं। यहाँ पे कुछ और योजनाएं हैं, बुक से इन पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 6 नंबर आपकी मुट्ठी में बंद होने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।